सोचिए जैसे हर मशीन के साथ एक मैनुअल आता है, भारत के संविधान के साथ भी एक तरह से उसका एक पहला पन्ना आता है, जिसे हम प्रस्तावना या प्रियम्बल कहते हैं। बिल्कुल। पर क्या हो अगर किसी किताब का परिचय ही उस किताब का सबसे विवादास्पद हिस्सा बन जाए? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। दशकों तक भारत के बड़े बड़े कानूनी दिमाग और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर बटे हुए थे कि क्या प्रस्तावना सिर्फ एक सुंदर कवर पेज है या फिर संविधान की आत्मा जिसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, और यही सवाल इस पूरी चर्चा को इतना जरूरी बनाता है। प्रस्तावना, जो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, हमें बताती है कि हमारा संविधान क्या हासिल करना चाहता है। तो ये एक तरह का विजन स्टेटमेंट है। बिल्कुल, ये संविधान का दर्शन है, एक आईना है। तो आइए उस आईने में थोड़ा झांकते हैं। इसमें कुछ बहुत भारी शब्द हैं: संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। और नागरिकों के लिए कुछ लक्ष्य भी हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये शब्द सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगते हैं, और इनके मतलब भी बहुत गहरे हैं। और इसकी शुरुआत होती है उन मशहूर शब्दों से, हम भारत के लोग। हाँ, और ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये साफ करती है कि सारी शक्ति जनता से आती है, किसी राजा या बाहरी ताकत से नहीं। तो चलिए उन बड़े शब्दों को समझते हैं जो भारत के किरदार को तय करते हैं। पहला शब्द है संप्रभु, सॉवरेन। सुनने में तो सीधा लगता है कि हम आजाद हैं, पर क्या आज के दौर में इसका मतलब बस इतना ही है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, संप्रभु होने का मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी। लेकिन आज के दौर में, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ राजनीतिक आजादी तक सीमित नहीं है। मतलब अब बात आर्थिक और डिजिटल संप्रभुता की भी होती है। सोचिए, क्या कोई देश सच में संप्रभु है अगर उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह वैश्विक बाजारों पर निर्भर हो, या उसके नागरिकों का सारा डेटा विदेशी कंपनियों के पास हो? ये एक बहस है जो आज भी चल रही है। अच्छा, मतलब संप्रभुता एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो भारत एक आजाद देश है, लेकिन ये देश अपने नागरिकों को देना क्या चाहता है? यहीं पर समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जैसे शब्द आते हैं ना, जिन्हें 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। सही कहा, भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसे ऐसे समझते हैं कि यहाँ सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र साथ मिलकर काम करते हैं। मकसद है कि विकास भी हो और गरीबी और असमानता भी कम हो। और पंथनिरपेक्ष? इसका भारतीय मॉडल पश्चिमी देशों से अलग कैसे है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। पश्चिमी मॉडल में राज्य और धर्म को बिल्कुल अलग रखा जाता है, जैसे दोनों का कोई वास्ता ही ना हो। भारतीय मॉडल, जिसे हम सकारात्मक पंथ निरपेक्षता कहते हैं, उसमें राज्य सभी धर्मों को एक साथ देखता है, सबको बराबर सम्मान देता है और सबसे एक बराबर दूरी बनाए रखता है, ताकि कोई किसी पर हावी ना हो पाए। बिल्कुल। और फिर आते हैं लोकतांत्रिक और गणराज्य। कई लोकतांत्रिक देश गणराज्य नहीं होते, इनमें क्या फर्क है? लोकतांत्रिक का मतलब सीधा है, सरकार को जनता चुनती है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक लोकतंत्र न हो, और सामाजिक लोकतंत्र की नींव है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। और गणराज्य? गणराज्य का मतलब है कि देश का मुखिया, यानी हमारे राष्ट्रपति, वंश के आधार पर नहीं बल्कि चुनाव से तय होते हैं, जैसे ब्रिटेन में नहीं होता जहां राजशाही है। तो ये हुई देश की बनावट, पर उद्देश्य का कुछ बड़े मकसद भी तय करती है: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। हाँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और इसकी प्रेरणा रूसी क्रांति से ली गई थी। मजेदार बात यह है कि ये तीनों आपस में जुड़े हैं। सोचिए, अगर किसी के पास रोजगार नहीं है तो उसके लिए वोट डालने के अधिकार का क्या मतलब रह जाएगा? इसीलिए आर्थिक और सामाजिक न्याय के बिना राजनीतिक न्याय अधूरा है। और स्वतंत्रता और समता का क्या? अक्सर लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए संविधान एक संतुलन बनाता है। स्वतंत्रता का मतलब मनमानी करना नहीं है, है ना? आपको बोलने की आजादी है, लेकिन आप नफरत नहीं फैला सकते। ठीक है। वहीं समता का मतलब है कि समाज में किसी को भी कोई खास दर्जा या वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका दिया जाएगा। और इन सबको जोड़ने वाला धागा है बंधुत्व, यानी भाईचारा। अब वापस उस सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरू किया था। इतने अहम दस्तावेज को लेकर ये शक ही क्यों था कि यह संविधान का हिस्सा है या नहीं? ये एक कानूनी पेच था।
1960 के बेरुबारी यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के दिमाग को समझने की एक चाबी तो है, पर यह संविधान का हिस्सा नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर तो इसे बदला गया। हाँ, 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया और ये फैसला भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? मतलब क्या तर्क दिया? कोर्ट ने माना कि उद्देशिका सिर्फ एक भूमिका नहीं है, बल्कि ये वो चश्मा है जिससे पूरे संविधान को पढ़ा और समझा जाना चाहिए। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर। जी, इसका मतलब है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती, जैसे कि लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता या नागरिकों के मौलिक अधिकार। ये वो नींव है जिन पर हमारा संविधान खड़ा है और जिन्हें कोई नहीं हटा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि उद्देशिका सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक नैतिक दिशा सूचक भी है, जो बताता है कि हमें एक देश के तौर पर कहाँ पहुंचना है। बिल्कुल। और एक आखिरी दिलचस्प बात बताना चाहूंगी। मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने खूबसूरत इटैलिक अक्षरों में हाथ से लिखा था। अरे वाह! और नंदलाल बोस जैसे कलाकारों ने हर पन्ने को चित्रों से सजाया था। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना कि जब किसी देश का सबसे बड़ा कानून कला का भी एक नमूना हो, तो ये उसके नागरिकों की उम्मीदों के बारे में क्या कहता है? शायद यही कि देश सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि कला, भावना और आत्मा से भी चलता है।